हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम आपको जो है हमारी जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी एक्सप्रेस की, इसमें हमने क्लास 8 का जो है वो 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं विद जो है एमसीक्यू। आप सभी लोग जानते हैं हम जो है थ्योरी भी पढ़ते हैं और उसके बाद में हम जो है एमसीक्यू भी करते हैं। तो उसी के क्रम में ये हमारी जो है चौथी वीडियो होने वाली है इतिहास की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है क्लास 8 की उसकी। अब आज हम जो है वो चौथा चैप्टर डिस्कस करेंगे। चौथे चैप्टर का नाम क्या है आपको सामने ही लिखा मिल गया होगा, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी सवाल हमारे बन सकते हैं हम उन सभी सवालों को देखेंगे। लेकिन उसके पहले क्या है, हम थोड़ा सा थ्योरी भी देखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले ही आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरा जो है एनसीईआरटी आपका और एससीईआरटी किताबें आपको भेज दी थी, लेकिन आप लोगों ने जो है पढ़ा नहीं होगा। मुझे लगता है कि आप लोग जो है केवल और केवल एमसीक्यू में फंसे रहते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें हमारी जो है छूट भी जाती हैं अगर हम थ्योरी पढ़ते, चीज़ें क्लियर होती हैं। और एमसीक्यू के माध्यम से अच्छी बात है, एमसीक्यू पढ़ना चाहिए, लेकिन जो है आपको एक बार थ्योरी भी पढ़नी चाहिए। तो आज के सेशन में हम जो है इतिहास का ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी घटना चक्र के अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उसको भी देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हमने जो है पॉलिटी क्लास एक अपलोड की है रात में, तो उसको भी देखिए। कुछ लोग ये कह रहे थे, मैं फिर से बता दूं कि कुछ लोग कह रहे थे कि जो है वॉइस जो है वो इंग्लिश में आती है। तो ये देखिए, मैं वैसे तो सही कर दूंगा इधर से, लेकिन फिर भी अगर जो है आपके वीडियो प्ले करने में अगर इंग्लिश में आवाज़ आती है तो वो क्या हो जाएगा, आप ऐसा करिएगा कि जो है जब वीडियो आप प्ले करते हैं तो वहाँ पर आपको कोने पे जो है सेटिंग का आइकन दिखता है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप जो है इसको हिंदी में कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं यहाँ से जो है ऑप्शन बंद कर दूंगा ऑटो डबिंग का। और ये जो है यूट्यूब का नया फीचर है जो आपको इंग्लिश में भी वीडियो को दिखाई देने लगता है, इसीलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना की। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1895 में, ठीक है, 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में जो है छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। अब देखिए, आप लोग बिरसा मुंडा का नाम तो जानते ही हैं, ठीक है, बिरसा मुंडा का नाम जानते हैं। इन्हें जो है भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। 15 नवंबर 2000 को इसीलिए जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ था। 15 नवंबर की डेट ही यूँ थी क्योंकि उसी दिन जो है इनका जो है जन्मदिन पड़ता है, ठीक है। बिरसा मुंडा का जो है जन्मदिन पड़ता है, इसीलिए उसी दिन जो है बिहार से जो है झारखंड को अलग किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, लोग कहते थे कि उसके पास जो है चमत्कारिक शक्तियाँ और बीमारियाँ दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेर को कई गुना बढ़ा सकता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीकू किसे कहते थे, जो बाहरी लोग थे, जो व्यापारी थे, जो इनको जो है बहुत ज़्यादा ब्याज पर इनको पैसे देते थे आदिवासियों को और फिर इनके ऊपर कब्जा कर लेते थे, इनकी ज़मीनों पर, इनके घरों पर। तो ये सारी चीज़ें थी। उन्हें जो है ये बाहरी लोगों को जो है जो आदिवासी नहीं थे या गैर आदिवासी थे, उन्हें जो है ये दीकू कहते थे। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। और बिरसा का जन्म जो है मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी जैसे संथाल और उराव भी शामिल थे। नोट करिएगा, संथाल और उराव भी इनके समर्थन में शामिल थे। और ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से जो है बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति जो है नष्ट होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि अंग्रेज जो है लगातार इनके धर्म पर प्रहार कर रहे थे, जंगलों पर कब्जा कर रहे थे, ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे। और ये लोग, जो आप सभी लोग जानते हैं, ये जो है जंगलों को काट कर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके लकड़ियों से और पशुपालन से, शिकारों से जो है अपना भरण पोषण करते थे। तो ये सभी जो है ये नष्ट होती जा रही थी और धीरे धीरे जो है इनकी आजीविका भी खतरे में थी। बिरसा किन समस्याओं का हल करना चाहते थे जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? वे लोग बाहरी कौन थे और इन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया? इन सभी चीज़ों पर हम जो है विचार करेंगे।
करेंगे। देखिए पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा कि ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मण द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्में से थोड़ी सी बहुत ही अलग होती थी, और इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक मतभेद भी सामाजिक भेद नहीं थे जो जाति आधारित समाज में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब या परिवार के बंधन में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि आदिवासियों के बीच कभी कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक के देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। अब कुछ झूम खेती करते थे, कुछ जो है झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या है, आप सभी को पता होगा कि झूम खेती जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। एक टाइम पर जो है खरों और पतवारों को जो है साफ करके वहाँ पर जलाकर और वहाँ पर जो है बिना जोते हुए केवल खोद कर जो है बीज को डाल दिया जाता है, और कुछ दिन बाद जब वो ज़मीन बंजर हो जाती है उसको छोड़कर अगले जगह पे जो है खेती की जाती है। तो यही है आपका झूम खेती, जिसे हम जो है स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको एक वीडियो में कवर कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कम से कम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे, और झूम खेती को घुमंतू खेती कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये आदिम निर्वाह कृषि होती है, और ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस को जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर जो है छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे, और वे खेतों को जोतने के लिए बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। एक बार फसल जब तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चले जाते थे, जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। मतलब फिर से छोड़ देते थे कई सालों तक, फिर से जब वहाँ खरपतवार उग जाता था फिर से वो ज़मीन जब है उपजाऊ हो जाती थी, फिर यही काम होता था, और ऐसे ही इनका भरण पोषण होता था। देखिए घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे, और इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोकटोक आवाजाही और फसलों के उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती करते थे। अब जब अंग्रेज आए तो इन्होंने क्या किया कि इसको जो है इन्होंने बैन कर दिया, ठीक है। तमाम तरह के वन अधिनियम लेकर आए और जंगलों को जो है आरक्षित कर दिया, जंगलों में जाना इनके लिए प्रोहिबिटेड कर दिया, और जो है इनकी जो है समुदाय और विशेष रूप से जो इनके भरण पोषण का साधन था वही इनको ख़त्म कर दिया गया। देखिए कुछ शिकारी और संग्राहक थे। कुछ लोग जो है बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल का प्रयोग करते थे। देखिए अभी हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सरसों के तेल का या रिफाइंड का, सोयाबीन ऑयल का, पाम ऑयल का, ठीक है। लेकिन ये किस चीज़ का प्रयोग करते थे, ये साल और महुआ के जो बीज होते हैं उनके तेलों का इस्तेमाल करते थे। देखिए इलाज के लिए वे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जंगल से लाते थे और इसका इस्तेमाल करते थे, और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ार और बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को बेचकर वे जो है रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों का इस्तेमाल ये करते थे। और वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे, ठीक है। तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे ताकि इनकी जो है रंगाई पुताई हो सके कपड़ों की। इन समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। आपने वस्तु विनिमय पद्धति सुना होगा। यहाँ पर जो है पैसे का कोई वैल्यू नहीं होता था। यहाँ पर दो समुदाय आपस में इकट्ठे होते थे, और अगर मान लीजिए मुझे जो है चावल की ज़रूरत है, मेरे पास जो है चावल नहीं है और दूसरे के पास चावल है, और मेरे पास दाल है, तो मैं दाल देकर चावल ले लूँगा। तो ये वस्तु विनिमय पद्धति होती थी जो पुराने ज़माने से चली आ रही थी। अभी तो फिलहाल ये बंद हो चुकी है, तो सब लोग सीधे सीधे पैसे दे के खरीदते हैं। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आपस में आसपास के गाँव में नौकरी भी करते थे। कोई तो बोझ ढोता था, तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी जो है खेत में मजदूर थे, और जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा
भटकना पड़ता था, लेकिन उनमें बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल के संतान मानते थे, वो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे और मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। अब जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी जो है व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमतों पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था और इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग जो है जानवर पालते थे। कुछ लोग क्या है, जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जो है जानवर पालकर ज़िंदगी चलाते थे। वह चरवाहे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ रहते थे। जब वो एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के जो है लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये और कश्मीर के बकरवाल जो है ये बकरियाँ पालते थे। अगले साल इतिहास की पुस्तक में ये जो है हम देखेंगे, मतलब क्लास 9 में हम ये देखेंगे। अगला सवाल, अगला जो हमारा टॉपिक है क्या कह रहा है। अब देखिए, यहाँ पर एक कहानी लिखी गई है जो एल्विन के द्वारा लिखा गया है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको पढ़ा देता हूँ। चलिए पढ़ ही लेते हैं, 2 मिनट 1 मिनट लगेगा। देखिए, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच काम के बंटवारों से चलती थी। देखिए, ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 40 के दशकों में कई साल मध्य भारत में बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए। एल्विन द्वारा निम्नलिखित अंशों को पढ़कर आप इस समयक्रम और कामों के बंटवारे को समझ सकते हैं। और वो लिखते हैं कि चैत में जो है औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे ठूंठों को काटने जाते। ठूंठ क्या होते थे, लकड़ी के बचे अवशेष। पुरुष बड़े बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरत सागों, इमली और मशरूम आदि फल बीन कर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। वैशाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर चले जाते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक में कुटकी में पक जाती थी। देखिए, ये जो है आपके सब हिंदी जो है महीनों के नाम दिए गए हैं, जैसे भादो, आषाढ़, क्वार और कार्तिक, ये सभी जो है ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीनों के नाम हैं। अगहन में जो है सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियाँ भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। बेवड़ क्या होता था, ये जो है नया इलाका खेती करने के लिए और रहने के लिए, एक प्रकार से घुमंतू कृषि हम बोल सकते हैं। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता, क्योंकि कुछ जो है फसलों की बुआई फटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे और तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। ये जो है वेरियर एल्विन के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर एक बैगा समुदाय की औरत है, संथाल लड़की है, जो है एक लकड़ी का गट्ठर लेके जा रही है, ऐसा आपको दिखाया गया है। अगला देखिए टॉपिक क्या कह रहा है। देखिए, बेवड़ क्या है, तो मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है, याद रखिएगा, बेवर या बेवड़। कुछ लोग एक ही जगह खेती करते थे। देखिए, 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर जो है खेती करने लगे थे। वे बार बार बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह पर खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया। लिहाजा जमीन पर सभी का हक बराबर होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे और कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे खुद खेती करने का बजाय अक्सर अपनी ज़मीन जो है बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे और जंगल में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। अब देखिए, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये देखिए।
कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जो है जीवन बदल गया। अब आओ देखें कि इसमें जो है क्या बदलाव थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाके में आदिवासी के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से अधिक आर्थिक ताकत होती थी, वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी, वे जमीन और वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार जो है काफ़ी बदल गए। उन्हें कई कई गाँवों पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिल गया, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना भी देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी वह अब नहीं रही, वे परंपरागत कामों से भी जो है लाचार हो गए। देखिए घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। ऐसे समूह जो अंग्रेजों से जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी इनको, अंग्रेजों को इनसे जो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, वे एक जगह ठहर कर नहीं रह सकते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह को एक जगह अस्थायी रूप से रहें और खेती करें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति को उसका एक हिस्सा तय कर दिया और उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया और जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को जो है लगान देते थे। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनको खेत जो है उपज नहीं दे पाते थे। अगला देखिए कह रहा है, इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम के काश्तकारों पर इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए, लेकिन अंग्रेज जो है इस बात पर राजी नहीं हुए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों का आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने का जो है छूट दे दिया गया। वन कानून और उसके प्रभाव, तो देखिए जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दी थी। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी, इनको इन्होंने क्या कर दिया, आरक्षित घोषित कर दिया। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। कैसे, अब देखिए यहाँ से आपसे जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरक्षित वन वे वन थे जहाँ पर लोगों को जो है घूमने की स्वतंत्रता नहीं थी, झूम खेती करने की स्वतंत्रता नहीं थी और फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। तो यहाँ से आपको जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इसीलिए मैं आपको थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ, बार बार आपसे बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में जबरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि वे रेलवे स्लीपर के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से करें। अब देखिए क्योंकि जंगल जो है आदिवासियों ने छोड़ दिया तो इनके पास जो है आदमी की समस्या हो गई। अब देखिए स्लीपर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि रेल की पटरियां जो बिछती हैं उनके नीचे जो है लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे लगते हैं या टुकड़े लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें जो है स्लीपर कहते हैं। इन्हीं के ऊपर जो है रेल की पटरियाँ जो है वो बिछाई जाती हैं। देखिए औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और वहाँ उन्हें खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गाँव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गांव बसा दिए। अब देखिए अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में फिर से वेरिन एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था और इन्होंने क्या लिखा है कि अंग्रेजों के देश में जीना कितना मुश्किल है, जीना कितना मुश्किल है, ये एक जो है कविता लिखा है। तो ये भी आप लोग मैं PDF दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेना अगर पढ़ना होगा, वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया और उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें जो है सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की और 1906 में देखिए सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह जो है इसी तरह के विद्रोह थे। देखिए असम में जो है विद्रोह कब हुआ, तो 1906 में किसके नेतृत्व में, सोंग्रम संगमा के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए व्यापार की समस्या। अब 19वीं सदी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी
दूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। बहुत सारे बदलावों से असर क्या पड़ा कि ये समझने आदिवासियों को कुछ समय लगा, और यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी, और भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित कर रही थी, और भारत का निर्यात जो है तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल जो है रेशम के कीड़े जो है पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे, और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे, और 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच एक कड़ी का काम जो है बिचौलिए बनकर करते थे, और इन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली सा फ़ायदा हो रहा था, और स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे इसी की वजह से। आगे आपसे कहा जा रहा है कि जो है 1920 के दशक में देखिए, ये जो है रानीगंज और कोयला झरिया के कोयला खदानों में ये लोग काम करते थे। उसमें जो है 50% जो है काम करने वाले आदिवासी ही थे। अंधेरी और दमघोटी खदानों में गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था, बल्कि यह खतरनाक था। यह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल जो है 2000 से अधिक मजदूरों की मौत हो जाती थी। देखिए, घर की तलाश या काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब हो गई थी। 19वीं सदी के आखिर में इससे ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती की जाती थी, और ये ठेकेदार न केवल उन्हें पैसे बहुत कम देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। देखिए, नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जो है जनजातीय समूहों ने बदलते कानून और अपने व्यवहारों पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। देखिए, कोल विद्रोह कब हुआ? 1831-32 में। संथाल विद्रोह 1855-56 की बात है। और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह जो है 1910 में, और वर्ली विद्रोह जो है महाराष्ट्र में 1914 में हुआ। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। जो कोल विद्रोह हुआ था, इसका नेता कौन था? कोल विद्रोह जो है, ये आप बुद्धो भगत का नाम सुना होगा, उन्हीं के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। और 1855-56 का जो संथाल विद्रोह था, ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये जो है इनके नेतृत्व में हुआ था। अगर चारों में से किसी का नाम दिख जाए तो वो सही कर दीजिएगा। और मध्य भारत में जो बस्तर विद्रोह हुआ था, ये 1910 में हुआ था। ये गुंडाधर के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो ये गुंडाधर के नेतृत्व में हुआ था। क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है तो आपसे एक स्टेप आगे भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का था। और बिरसा जो है ये कौन सा? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1899 से 1900 के बीच जो है इसकी जो है समय सीमा मिलती है। देखिए, बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, मुंडा का जन्म जो है 1870 के दशक में के मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का जन्म जो है बिरसा का बचपन भेड़ बकरियाँ चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे कि जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद हो जाए। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार जो है बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे, और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई वे लड़ रहे थे। वो लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य जो है वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, और वहाँ उन्होंने मिशनरियों के उपदेश को सुना। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है, अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए वह उनसे गहरे तौर पर प्रभावित थे, और बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। अब देखिए 1895 में अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे जो है गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित
अतीत करने के लिए संकल्प लें और वह अतीत के ऐसे स्वर्णयुग की सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अपना जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे और बिरसा चाहते थे कि एक बार जो है फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें लोग और एक जगह टिककर अपने खेतों में काम कर सके। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी और यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों से मुंडाओं को सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी जो है परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति को की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो लोगों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया और 1895 में जो है बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और दंगे फसाद का जो है आरोप लगाया गया और उसमें जो है इनको 2 साल की सज़ा दी गई। देखिए 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा बाद में समर्थन जुटाते जुटाते गाँव-गाँव घूमने लगे और उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों, भाषा का इस्तेमाल किया। वह आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकुओं और यूरोपियों को तबाह कर दिया जाए और बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने, चर्चों पर हमले किए, महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोला। सफ़ेद झंडा बिरसा के राज का प्रतीक था। देखिए यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक था, तो ये बिरसा के राज का प्रतीक था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। सन 1900 में बिरसा की जो है हैजे सिमृत हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके और दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने वाले औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी भी सक्षम हैं और उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीक को जरिए जो है इस काम को अंजाम दिया था। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो है सेशन ख़त्म होता है और हम जो है अब सीधा सीधा अपने प्रश्नों की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं और वैसे जो भी हमारे सेशन में अभी तक जुड़े रहे होंगे उनको जो है आसानी से ये सारे प्रश्न जो है वो सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब हम जो है सीधा सीधा अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारे जो है टॉप 40 MCQ हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए हमारा पहला सवाल कह रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म जो है ये किस प्रकार के परिवार में हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म आप सभी लोगों ने देखा अभी जो हमने हमारे साथ थ्योरी पढ़ी, ये जो है मुंडा आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ था, मुंडा आदिवासी परिवार में। तो इसका डी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा सवाल कह रहा है बेवड़। बेवड़ क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये मध्य प्रदेश में जो है एक घुमंतू खेती का नाम है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एक घुमंतू खेती है जिसे हम क्या कहते हैं, बेवड़ कहते हैं। तो ये हमारा ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की बिरसा मुंडा जो है ये किस स्थान से जुड़े हुए थे। बिरसा मुंडा किस स्थान से जुड़े हुए थे, तो ये जो है छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र से जो है जुड़े हुए थे। तो इसका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगर थ्योरी आपने मेरे साथ पढ़ी है तो आप बहुत ही आसानी से जो है इसका जवाब दे पाएंगे। बहुत ही टफ सवाल इस सेशन से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए बिरसा मुंडा किस धर्म से प्रभावित होकर आंदोलन कर रहे थे, तो ये जो है इनको अपने जनजातीय आस्थाएं बचानी थी और इसीलिए जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि बिरसा मुंडा के समर्थक थे। बिरसा मुंडा के समर्थक कौन थे, तो हमने आपको बताया जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे कि बिरसा मुंडा के समर्थक संथाल भी थे और उराव भी थे। ठीक है, संथाल भी थे और उराव भी थे। इसीलिए जो है हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है हमारा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, डी विकल्प। ठीक है, इनके समर्थकों में संथाल जनजाति के लोग भी थे और उराव जनजाति के लोग भी थे, मुंडा जनजाति के लोग तो थे ही थे। देखिए आदिवासी समाज में झूम खेती का क्या अर्थ था। झूम खेती क्या था, जो है पेड़ काट कर जो है अस्थायी खेती, पेड़ काट कर जो है ये अस्थायी खेती करते थे और ज़मीन अनुपजाऊ होने के बाद जो है इसको छोड़ देते थे और फिर दूसरी जगह पर जाकर ये खेती करते थे। तो इसका सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो झूम खेती को जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित सील या स्थानांतरित कृषि के नाम से इसको जाना जाता है या खेती के नाम से जाना जाता है। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि बिरसा ने आदिवासियों को किस चीज़ की शिक्षा दी। तो इन्होंने कहा सत्य और संयम से रहिए, शराब मत पीजिए, ठीक है, और जो है टोने और टोटकों पर विश्वास मत कीजिए। तो ये इनका बी विकल्प जो है ये
हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि अंग्रेज शासनकाल में आदिवासियों को किस उद्योग में काम करने पर मजबूर किया गया था। तो कौन सा उद्योग था ये? तो कोयला और लकड़ी, जंगलों से लकड़ी काटने और जो है रानीगंज और झरिया से जो है कोयले की खदानों में इनको काम करने के लिए जो है मजबूर किया जाता था। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है कि बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े थे। बिरसा मुंडा जो है ये कौन से आंदोलन से जुड़े थे? तो ये आपका जो मुंडा विद्रोह था, याद रखिएगा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900, ठीक है। ये कब देखिए, मुख्यतः आपको 1900 मिलता है तो आपको जो है 1900 ही टिक करना है, लेकिन इसकी जो समय सीमा है वो 1899 से 1900 के बीच में मिलता है, तो याद रखिएगा इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि बिरसा ने अपने अनुयायियों से किस प्रकार की पूजा करने को कहा। तो इन्होंने जो है जंगल और प्रकृति की पूजा करने के लिए कहा था, तो ये आपका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक था? तो सफ़ेद झंडा जो है वो बिरसा के राज का प्रतीक था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा को जो है कब गिरफ्तार किया। तो आप लोगों ने देखा था कि 1895 में इनके ऊपर जो है दंगा भड़काने का आरोप लगाकर जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सज़ा दी गई थी, और फिर जो है ये 1897 में छूटे थे। उसके बाद जो है इन्होंने जो है आंदोलन शुरू किया और 1900 तक ये जिंदा रहे, फिर हैजे से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है कब हुई? तो ये 1900 में हुई। कब हुई थी? 1900 में हुई थी। किसकी वजह से? तो हैजे की वजह से इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि आदिवासी लोग जंगलों से क्या प्राप्त करते थे। तो आदिवासी लोग जंगल से जो है ये शिकार भी प्राप्त करते थे और कंदमूल फल भी प्राप्त करते थे और लकड़ी भी प्राप्त करते थे, तो इसका जो है ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा, भोजन और लकड़ी। अगला सवाल कह रहा है झूम खेती में किसान फसल काटने के बाद भूमि के साथ क्या करते थे। तो भूमि को जो है फिर से छोड़ दिया जाता था और 2-3 साल कुछ साल ऐसे पड़ी रहती थी। जब फिर से ज़मीन उपजाऊ हो जाती थी तो फिर से उस पर जो है खेती की जाती थी। तो यहाँ पर सबसे सटीक जो हो जाएगा कि ये जो है ज़मीन को छोड़ देते थे, भूमि को छोड़ देते थे। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, बिरसा मुंडा किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो ये मुंडा आदिवासी समुदाय से संबंधित है, ठीक है। बिरसा मुंडा का नाम ही मुंडा आदिवासी समुदाय से है, तो याद रखिएगा इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अंग्रेजों ने आदिवासियों की किस स्वतंत्रता को छीना। तो इन्होंने खेती और जंगल, ना ये जंगल में शिकार कर सकते थे, ना लकड़ी काट सकते थे, ना ये अपना जो है खेती कर सकते थे, तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 1906 में असम में किसने औपनिवेशिक वन कानूनों का जो है विरोध किया। तो किसने किया था? तो ये सोंगरम संगमा ने किया था, ठीक है। सोंगरम संगमा ने किया था 1906 में। देखिए 1 नंबर का सवाल आपका यहाँ से भी बनेगा, 1906 में हुआ था ये। और बिरसा मुंडा ने जो है 1900 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा 1900 में। अगला सवाल क्या कह रहा है कि आदिवासी समाज में पशुपालन का क्या महत्व था। तो पशुपालन जो है इनके लिए खेती के समान था और खेती के लिए जो है ये पशुपालन करते थे। देखिए ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को किन कामों के लिए मजदूरी पर लगाया। अंग्रेजों ने आदिवासियों को जो है किन कामों के लिए मजदूरी पर लगाया। तो इन्होंने रेलवे के लिए लकड़ी कटाई और खदानों में इनको जो है माइनिंग करने के लिए लगाया हुआ था। ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है कि बिरसा मुंडा को किस उपनाम से जाना जाता है। तो इन्हें जो है धरती आबा के नाम से जाना जाता है। धरती आबा, याद रखिएगा, सिंगबोगा की ये पूजा करते थे मुंडा समुदाय के लोग, और इन्हें जो है बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है, तो इसका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए आदिवासी समाज की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी। तो मुख्य आर्थिक गतिविधि इनकी थी कि कृषि और जंगल आधारित कार्य, ठीक है, कृषि और जंगल आधारित कार्य, तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह आपका जो हुआ था ये 1855-56 की बात है, ठीक है। 1855-56 की सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ठीक है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव के द्वारा किया गया था। नॉर्मली आपको जो नाम मिलेगा मुख्यतः वो सिद्धू और कान्हू का मिलता है, तो ये 1855-56 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि आदिवासी समाज में कौन सा नृत्य जो है प्रसिद्ध था। अभी भी ये प्रसिद्ध है, देखिए ये है झाऊ नृत्य, ठीक है, झाऊ नृत्य है। ए विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि आदिवासी समाज में विवाह किस आधार पर होता था। तो ये जो है गोत्र पर आधारित होता था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए संथाल विद्रोह के नेतृत्व जो है किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू और कान्हू ने किया था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बाकी बिरसा मुंडा ने जो है ये मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था।
आप सभी लोग जानते ही हैं। देखिए अंग्रेज़ों ने जंगलों में किस प्रकार का नियंत्रण स्थापित किया, तो इन्होंने जो है वनों को जो है आरक्षित कर दिया, रिजर्व कर दिया, और जिसकी वजह से ना आदिवासियों को ना किसी भी को जंगल में जाने की इजाज़त दी जाती थी, ना वहाँ पर पशुओं को चराने की, ना लकड़ी काटने की, ना खेती करने की। तो बी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह आपका कब हुआ? तो ये 1831-32 में जो है बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। आप सभी लोग अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये कब हुआ था? 1831-32 में। इसके अलावा देखिए 1855-56 में आप सभी लोग जानते हैं, ये जो है संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। और 1899 से 1900 के बीच अगर देखा जाए तो ये आपका कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये आपका जो है वो आपने देखा कि बिरसा मुंडा जिस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, क्या नाम था उसका? मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 1914 में, तो 1914 में हमारा ताना भगत आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, ताना भगत आंदोलन, जिसके जो नेता थे वो जतरा उराव या जतरा भगत थे, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता आप देखा आपने कि बुद्धो भगत थे। ठीक है, बिरसा मुंडा जो है ये मुंडा विद्रोह के, जतरा भगत या जतरा उराव जो है ये ताना भगत आंदोलन के थे। तो इसका जो है ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई? तो इनकी बीमारी जो हुई थी, कौन सी मृत्यु हुई थी? हैजा से। ठीक है, हैजा से हुई थी 1900 में। तो इसको बी विकल्प हम इसको सही मानेंगे। अगला सवाल, मध्य भारत में जो है बस्तर विद्रोह कब हुआ था? बस्तर विद्रोह कब हुआ था ये आपको बताना है। तो मध्य भारत में जो है बस्तर विद्रोह आपका 1910 में हुआ था। कब हुआ? ये जो है लगभग 1910 की बात है, ऐसा आपके जो है एनसीईआरटी में कहा गया है और आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 1910 हो जाएगा। ठीक है, 1910 हो जाएगा। बाकी 1831-32 में आप सभी लोग जानते हैं कोल विद्रोह, 1914 में ताना भगत आंदोलन, इसके अलावा 1900 में जो है मुंडा विद्रोह, और 1910 में आपका जो है ये बस्तर विद्रोह हुआ था। अगला सवाल कह रहा है कि आदिवासी लोग किस त्यौहार को विशेष रूप से मनाते हैं? तो सरहुल को ये विशेष रूप से आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार को मनाते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि अंग्रेज शासनकाल में किस अधिनियम ने आदिवासियों की भूमि छीन ली? और किस अधिनियम ने जो है आदिवासियों की भूमि छीन ली? तो ये भारतीय वन अधिनियम था, जिसके वजह से इनको जो है न जंगलों में जाने दिया जाता था, न जमीन खेती करने दी जाती थी, न जो है पेड़ काटने दिए जाते थे, न शिकार करना दिया जाता था। तो ये सभी जो है भारतीय वन अधिनियम के तहत था। अगला सवाल कह रहा है कि आदिवासी समुदाय के लोग खाना पकाने के लिए किसके तेल का इस्तेमाल करते थे? तो ये सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करते थे, ये साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल करते थे। तो साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल करते थे। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है 1910 के बस्तर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बस्तर विद्रोह जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? देखिए जतरा उराव या जतरा भगत जो है ये आपके ताना भगत आंदोलन से संबंधित हैं, जो 1914 में हुआ था। गुंडाधुर जो है, ठीक है, गुंडाधुर, इन्होंने जो है बस्तर विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। और बिरसा मुंडा ने जो है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो 1900 में हुआ था। तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिरसा आंदोलन मुख्य रूप से किसके खिलाफ था? तो ये जो है अंग्रेज जो थे और जो जमींदार थे, जिनको गैर दीकू लोग कहा जाता था, तो ये उनके विरुद्ध था। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज के किस रूप में पूजा जाता है? तो आदिवासी समाज में जो है इनको भगवान के रूप से देखा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा। आज भी आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी इनका नाम लिया जाता है तो इनके आगे भगवान का नाम लगाया जाता है, भगवान बिरसा मुंडा। अगला सवाल कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 38 कि महाराष्ट्र में जो है वर्ली विद्रोह कब हुआ? महाराष्ट्र में जो है वर्ली विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1940 में। 1940 में हुआ था। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। कह रहा है 1940 में हुए वर्ली विद्रोह जो है ये कहाँ हुआ था? वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। एक नंबर का सवाल आपका यहाँ से भी बन जाएगा, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए उल्टा भी पूछ सकता है कि वर्ली विद्रोह जो है कब हुआ था, या 1940 में कौन सा विद्रोह हुआ था, या महाराष्ट्र में, तो ये ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि बिरसा मुंडा ने अपना कमांडर किसे नियुक्त किया था? तो बिरसा मुंडा ने अपना कमांडर किसे नियुक्त किया? दुमका मुंडा को, या सिंगबोगा को, या अर्जुन मुंडा को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन्होंने जो है अपना कमांडर किसी को भी नियुक्त नहीं किया था। तो ई विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में ये सवाल आपका पूछा गया था, और इनमें से कोई नहीं जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। देखिए इसके लिए मैं ऑप्शन नहीं लाया हूँ, और ये जो मैं आपको मिला को दिखा दूंगा। देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था? आप सभी लोग जानते हैं संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था। तो
तो पहले का हमारा जो है ये सी हो जाएगा, पहले का हमारा सी हो जाएगा। इसके अलावा वर्ली विद्रोह आप सभी लोग जानते हैं, ये जो है महाराष्ट्र में हुआ था 1940 में, सी के बाद आपका एफ हो जाएगा। इसके अलावा कोल विद्रोह आप सभी लोगों ने देखा, कोल विद्रोह जो हुआ था 1831-32 में, तो ये CFE हो जाएगा। इसके बाद आपने मुंडा विद्रोह देखा, ये 1899 से 1900, तो इसके बाद डी हो जाएगा। और ताना भगत आंदोलन आपने देखा कि ये जतरा उराव के नेतृत्व में हुआ था, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। और बस्तर विद्रोह जो हुआ था ये 1910 में हुआ था, तो बी हो जाएगा डी के बाद, और फिर आपका ए हो जाएगा। तो CFEDBA इसका जो है सही मिलान कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो एक ही प्रश्न में मैंने जितने विद्रोह का उल्लेख इस चैप्टर में हुआ है उन सभी को मैंने आपको बता दिया। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो ये आपके सिद्धू कान्हू चांद भैरव। और अगर बात करें कोल विद्रोह का, तो कोल विद्रोह का बुद्धो भगत, मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा, ताना भगत आंदोलन का जो है जतरा उराव या जतरा भगत, और बस्तर विद्रोह का जो है गुंडाधुर। तो इसका जो है सही जवाब कुछ सही मिलान कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो आज ये सेशन का हमारे लास्ट सवाल था, और मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम चैप्टर 5 देखेंगे, और इसके अलावा हमारी जो है पॉलिटी क्लास अपलोड हुई है उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, घटना चक्र के बुक से आपको वो करवाई गई है, तो आप सभी लोग जो है उसको भी ज़रूर देखिएगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है, क्योंकि यही हमारे मोटिवेशन का साधन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।